नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इससे संबंधित बातों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इकोसिस्टम में जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले जो सिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल युक्त सेल्स के द्वारा CO2 और H2O के माध्यम से होता है। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बन एवं हाइड्रेट्स। इस शब्द का अर्थ है कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स या जल योजित हाइड्रेटेड कार्बन से होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 2:1 होता है और जनरली इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है CnH2ON होता है। उदाहरण इनके मुख्य रूप से उदाहरण है जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज। इनका जो फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। इसी प्रकार से कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोजेमीन है जिसमें C6H13O5N होता है और इनमें H और O का जो रेशियो होता है वो 2:1 नहीं होता। जनरली सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आवश्यक रूप से एल्डिहाइड या तो CHO ग्रुप मिलेगा या फिर मिलेगा कीटोन ग्रुप COO, यानी कीटोन ग्रुप पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है, CHO ग्रुप पाया जाता है। और कम से कम एक कार्बन मॉलिक्यूल से जो अटैच होगा OH समूह होता है, ये इसकी पहचान है। लैक्टिक, अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, लैक्टिक एसिड का सूत्र भी C3H6O3 होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन उसमें CHO अथवा C डबल बॉन्ड O समूह नहीं होते बल्कि COOH ग्रुप या H आयन समूह होते हैं। अतः कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिनके डेरिवेटिव्स या उनके डेरिवेटिव ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप उपरोक्त पदार्थ बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या उनके डेरिवेटिव जो हैं वो ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सभी जीवित सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं और ज़्यादातर प्लांट की सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं, जबकि अन्य यानी स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे स्टार्च होता है। और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो आपको पता ही किसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है और ये प्रकाश ऊर्जा का संचय कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आदि के संश्लेषण में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे CO2+H2O फोटोसिंथेसिस से तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो सकता है प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में। और प्लांट के मेटाबॉलिज्म में या एनिमल के मेटाबॉलिज्म के कारण से एनर्जी लिबरेट होती है और वापस CO2 और H2O इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से लगातार इनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को उनके गुणों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, संगठन के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर तीन मुख्य ग्रुप में हम बांट सकते हैं। तीन मुख्य कैटेगरी हमने इसकी बनाई है, ये देख रहे हो आप, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स, सेकंड है ओलिगोसेकेराइड्स, थर्ड है पॉलीसेकेराइड्स। तो फर्स्ट
जो है मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब एक, यानी एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 9, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी अनेक अनेक शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं मोनोसेकेराइड। अब उसके बाद जो ओलिगोसेकेराइड्स में है, मोनोसेकेराइड्स के हम क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जब इनका और ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, यानी इनको और छोटी यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते, और इनमें एक फ्री या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होता है, तथा 2 या 2 से अधिक OH समूह भी उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उपस्थित होते हैं, और इनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, यानी जो 2 से 9 तक हो सकती है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसको, कार्बन परमाणु की संख्या की हम बात कर रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इसको 2 से 9 तक ग्रुप में हम इसको बांट सकते हैं। तो जैसे बायोसेज, तो 2 कार्बन वाली शुगर होगी, उसको हम बायोसेज बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा C2H4O2। फिर है ट्रायोसेज, 3 कार्बन वाली होगी मोनोसेकेराइड, तो उसको ट्राइसेज बोलते हैं, जैसे C3H6O3 यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं। फिर है टेट्रासेज, 4 कार्बन वाली होगी, उसको टेट्रासेज बोलते हैं, इरिथ्रोजिस का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। पेंटासेज यानी 5 कार्बन वाली होगी, तो इसको हम राइबोज या ज़ैलुलोज का एग्जाम्पल इसमें हम शो कर सकते हैं। हेक्सो शुगर्स यानी 6 कार्बन वाली, जिसमें हम मोस्ट प्रोमिनेंटली काम में आने वाली शुगर है, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सबसे ज़्यादा मात्रा में काम में ली जाती है। और फिर हैप्टोजेज यानी 7 कार्बन वाली जो होगी, उसको C7H14O7, यहाँ है C6H12O6, यहाँ पर C5H10O5, और यहाँ पर C4H8O4। तो इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल है सीडोहैप्टुलेज। ये सारे के सारी शुगर्स का फॉर्मेशन जो है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान हो जाता है। इसके अलावा इसमें अगर 8 होते हैं तो ऑक्टोसेज बोलते हैं, 9 हो जाते हैं तो नैनोसेज बोलते हैं, जिसमें 8 व 9 परमाणु होते हैं। इसके अतिरिक्त इनको मोनोसेकेराइड्स में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उपस्थित है, उसके आधार पर हम इनको एल्डोलेज और कीटोज शुगर में डिवाइड कर सकते हैं, एल्डोलेज एंड कीटोज शुगर। अब सिंपली हम इसे आगे पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड्स में मुख्य रूप से डाइसेकेराइड्स एंड ट्राइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज और माल्टोज है। ट्राइसेकेराइड्स यानी तीन अगर शुगर हैं तो रेफिनोज है। इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे सेलुलोज, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च एंड इनुलिन, ये स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट है। और मोनोसेकेराइड्स की अभी हमने बात की थी। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, और इनको शुगर्स ही हम जनरली बोल देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, और ये मीठे, इनका टेस्ट मीठा होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इनमें पोटेंशियल एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप पाया जाता है। इसलिए ये इन ग्रुप की उपस्थिति के कारण से दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर में रिड्यूस होने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। एल्डिहाइड ग्रुप और रिड्यूसिंग सेंटर ऑलवेज लाइज एट कार्बन नंबर 1 ऑफ द मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। कार्बन 1 पर ही, मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के कार्बन 1 के ऊपर ही पाया जाता है एल्डिहाइड या फिर रिड्यूसिंग सेंटर जो है। ऐसे शुगर्स को एल्डोलेज या एल्डोज बोलते हैं।
अगर फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम एल्डोज शुगर बोल देते हैं। मोनोसेकेराइड हैविंग कीटो ग्रुप आर नोन एज कीटोसिस और कीटोस। इनमें शुगर का कीटो ग्रुप जो होता है या रिड्यूसिंग सेंटर ऑलवेज लाइज एट C कार्बन नंबर 2। इनमें कार्बन नंबर 2 पर इसका कीटो ग्रुप लाई करता है, जिसमें हम एग्जाम्पल इसके अंदर हम देख सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर एल ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है CHO ग्रुप होता है, वो फर्स्ट कार्बन पे होता है। तो ये जब ग्लिसरल्डिहाइड की बात हम करते हैं देन वो क्या होती है, वो होती है एल्डो शुगर, एल्डोज। और जब हम बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसमें CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH यानी सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O यानी कीटो ग्रुप होता है, इसलिए ऐसी शुगर्स को हम बोलते हैं केटोजेज या केटोस शुगर बोलते हैं। तो इसके अंदर ये इसके दिखाया है। अब जब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स के क्लासिफिकेशन की तो ट्रायोसिस के अंदर C3H6O3 यानी ग्लिसरल्डिहाइड होता है, और उसमें अगर हम इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की जब बात करते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड होगा अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर उसमें कीटो ग्रुप है यानी उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है देन वो क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी प्रकार से टेट्रासेस के अंदर अगर हम बात करते हैं अगर एल्डोज ग्रुप होगा देन कहलाएंगे इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, और अगर कीटो ग्रुप होगा तो इरिथ्रोलोज कहलाएगा। इसी प्रकार से पेंटोजेज शुगर की अभी हमने बात की थी, तो इसमें राइबोज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोज, जाइलोज एंड अरेबिनोज, और अगर कीटो ग्रुप है तो राइबुलोज एंड जाइलुलोज कहलाएंगे। ये इसके क्या है, आइसोमेरिज्म की ये चीज़ पाई जाती है, सिर्फ ग्रुप का ही इसमें चेंज होता है। नाउ हेक्सोजेज में अगर बात करें C6H12O6 में, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है देन तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो कहलाएगा हेक्सो शुगर में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। और अगर क्या कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है तो देन कहलाएगा फ्रक्टोज और लेवुलोज। ये दो उसमें आएंगी, दो कैटेगरी, दो उस कैटेगरी में आ जाएंगी, यानी कीटो शुगर में आ जाएंगी। कौन, फ्रक्टोज एंड लेवुलोज। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं हेप्टोज की, हेप्टोज में जिसमें 7 कार्बन होते हैं, तो अगर एल्डोज शुगर की हम बात करें देन कौन आएगा इस कैटेगरी में, ग्लूकोहेप्टोज। और अगर हम कीटो शुगर की बात करते हैं तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा सेडोहेप्टुलोज आ जाएगा। नाउ हम सेकंड कैटेगरी हमारी है ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स यानी इनके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 9 इकाइयाँ विद्यमान होती हैं। 2 से 9 कार्बन नहीं, 2 से 9 क्या मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स मौजूद होती हैं, अर्थात ये मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स के कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। और जो कंडेंसेशन जो होगा मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स का वो या एक समान होंगी या विभिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स का जब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो मोनोसेकेराइड्स की यानी 2 से 9 मोनोसेकेराइड्स यूनिट से बनी है तो वापस वही मुक्त हो जाती हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो कैटेगराइज जब हमने किया, इससे पहले भी हमने देखा डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स यानी अगर इनके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 2 यूनिट्स हैं देन कहलाएगा डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज की हम बात करेंगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे लैक्टोज के अलावा माल्टोज, सुक्रोज एंड सेलोबायोस, इनकी हम बात करते हैं। जब हम बात करेंगे
किसकी? डाइसेकेराइड्स की। तो डाइसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स की 2 यूनिट होती हैं और उन 2 यूनिट्स में 2 यूनिट किन किन में पाई जाती हैं? मुख्य रूप से किन के अंदर पाई जाएंगी? ये पाई जाती हैं लैक्टोज जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़े रहते हैं, माल्टोज, और उसके अलावा इसके अंदर सेलोबायोस जिसमें सेलोबायोस के अंदर 2 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं और माल्टोज के अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ट्राइसेकेराइड्स की हम बात करें तो इसमें एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 3 यूनिट्स पाई जाती हैं और जिसमें रेफिनोज है और जेंसियोनोज है, मेलिजिटोज है, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा फिर टेट्रासेकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो टेट्रासेकेराइड्स में इनके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 3 यूनिट्स पाई जाती हैं जिसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रेफिनोज, स्टेकियोस, 4 यूनिट्स जहाँ पाई जाती हैं उनमें स्टेकियोस, स्कोरोडोस। और पेंटासेकेराइड्स इनके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 5 यूनिट्स पाई जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं पेंटासेकेराइड्स। और पेंटासेकेराइड्स में इनके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स की 5 यूनिट होंगी और एग्जाम्पल है वर्बेसकोस इसका एग्जाम्पल है। इनके मुख्य कैरेक्टर्स क्या हैं? इनके अंदर मोर देन 1 बट फ्यूअर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल जॉइंटेड टुगेदर बाय, अभी हमने बात की थी, अल्फा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स प्राप्त होती हैं और वे सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं और ये टेस्ट में स्वीट होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं, सोल्यूबल होती हैं। दिस मे और मे नॉट हैव ए फ्री OH ग्रुप। इनमें OH ग्रुप कुछ में तो होता है तो इसलिए कुछ में नहीं होता, तो ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती हैं। दोनों कैटेगरी में ये आ जाएंगी। अब मोनोसेकेराइड्स के बाद हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली जैसा कि नाम से, इसमें इनके एक अणु में they consist a large number of monosaccharides unit to form branched or unbranched chains, often thousands तक, यानी एक अणु में 10 या अधिक मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स पाई जाती हैं और ये जटिल होते हैं और हाई मोलिकुलर वेट वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये नॉन शुगर्स होते हैं। खाने के काम मिठास इनमें नहीं होता और इन्हें हम ग्लाइकेन्स भी कह देते हैं। ग्लाइकेन्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो स्केच हमने देखा था उसमें हमने बात भी की थी। तो इसके अंदर 2 कैटेगरी कौन कौन सी आ जाती हैं? होमोपोलीसेकेराइड्स या होमोग्लाइकेन्स, क्योंकि इनको हम क्या कहते थे? ग्लाइकेन्स कह देते हैं। तो ये होमोपोलीसेकेराइड्स या होमोग्लाइकेन्स के अंदर ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से अगर बने होते हैं, अभी हमने बात की ना, यूनिट में भी क्या हो सकती हैं? सिमिलर भी हो सकती हैं और नॉन सिमिलर भी हो सकती हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे सिमिलर की बात करें तो हम इसमें आ जाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इनुलिन, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी ये मोनोसेकेराइड्स एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब दूसरा है हेट्रोपोलीसेकेराइड्स या हेट्रोग्लाइकेन, यानी ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं हेमीसेलुलोज, गम, पैक्टीन, काइटीन, म्यूसिलेज, ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड से जब बने होते हैं तो वो इस कैटेगरी के अंदर
आ जाते हैं। और दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड मोनोसेक्राइड्स, मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। दीज आर यूजुअली अमोर्फस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, नॉन सुगर्स होते हैं और इनसोल्यूबल इन वाटर। पहले वाले जो दोनों थी वो वाटर में सोल्यूबल थी, अब ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इस कैटेगरी से वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम जब इसके बारे में हमने बात की तो हम बात कर लेते हैं उसके इनके कैरेक्टर्स के बारे में। जब हमने बात की है तो हम इसके कार्य के फंक्शंस के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनके क्या इम्पोर्टेंट काम हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में मोनोसेकेराइड्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज हम काम में लेते हैं तो एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि तुरंत कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में और उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है जो हमारे दैनिक क्रियाओं में काम में आती है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान ट्रायोस, टेट्रोस और हेप्टोस सुगर्स भी बनती हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में, और जो विभिन्न क्रियाओं में अंततः किसका निर्माण कर लेती हैं? हेक्सो सुगर्स का ही फॉर्मेशन कर लेती हैं। मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से और पॉलीमराइजेशन से ओलिसेकेराइड्स भी बनते हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी बन जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 एक्सेप्ट करने का काम जो करती है वो है राइबोलोज सुगर, और वो एक पेंटोज कीटो सुगर है। अभी हमने बात की थी राइबोलोज की, और इसलिए वो यहाँ प्रकाश संश्लेषण में CO2 को एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो ये फंक्शन हो गया मोनोसेकेराइड्स का। इसी प्रकार से है पेंटोज सुगर्स जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जो है शुगर न्यूक्लियोटाइड्स एवं न्यूक्लिक एसिड्स यानी DNA और RNA का भी कंपोनेंट होती है, RNA को बनाने के काम में आती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर। पेंटोज सुगर्स विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम्स जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD, NADP, FMN, FAD, कोएंजाइम A, ATP, ADP, AMP इनके निर्माण में भी काम में आती है। मोनोसेकेराइड्स के फॉस्फेट एस्टर विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं जो उनके ऑक्सीकरण और परिवर्तन में फायदेमंद होते हैं। अनेक एमिनोसेकेराइड्स, अभी हमने बात की थी कि मोनोसेकेराइड्स के शुगर के साथ दूसरे ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन यानी नाग जिसको हम बोलते हैं, और वो नाग जीवाणु साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ ये बैक्टीरियल सेल वॉल को फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार से शुगर एल्कोहल एवं एसिड्स जैसे सोर्बिटोल है, मैनिटोल है, म्यूरामिक एसिड है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की कंपोनेंट होते हैं। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसको नाम बोलते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। वो साइनोबैक्टीरिया का था नाग तो, और ये सिंपल बैक्टीरिया का। अपने हमारे ब्लड में शुगर ग्लूकोज के रूप में ही ट्रांसफ़र होता है। तो सिंपल यानी मोनोसेकेराइड का ही फंक्शन हुआ। डीग्लैक्टोज नर्वस टिश्यू में ग्लाइकोलिपिड का कंपोनेंट होता है, और डी मैनोज जो होता है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में भी पाया जाता है। और जो शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर जो होती है यानी मोनोसेकेराइड्स के अंदर वो डी फ्रैक्टोज होता है। और ये अनेक फ्रूट्स में, शहद में और फलों में जो मीठापन जो हमें मिलता है वो फ्रैक्टोज शुगर की वजह से ही हम उसका मिठास ले सकते हैं। तो हो गए किसके काम? मोनोसेकेराइड्स की। नाउ फंक्शंस ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स के फंक्शन क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स प्लांट प्रोडक्ट ही होते हैं। सुक्रोज और माल्टोज मीठी शुगर है, और ये वहाँ पर क्या थी? फ्रैक्टोज थी, क्योंकि वो मोनोसेकेराइड थी। ये क्या है? डाइसेकेराइड्स, जो अनेक फ्रूट्स में पाई जाती हैं और उनको
टेस्ट जो प्रोवाइड करती हैं वो इन्हीं की वजह से फ्रूट हमें टेस्टी लगते हैं। और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनता है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का ट्रांसलोकेशन जो होता है फ्लोएम के जरिए वो सुक्रोज की फॉर्म में ही होता है, न कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं तो बनती है सुक्रोज, और ट्रांसलोकेशन हमेशा डिसॉल्व कंडीशन में सुक्रोज के रूप में ही होता है। सुक्रोज और माल्टोज भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कंपोनेंट हैं मनुष्य के लिए। सुक्रोज मीठे स्वाद के लिए डाली जाती है, चीनी जो हम चाय में डालते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए हम काम में लेते हैं। और जो मिल्क शुगर लैक्टोज है वो दूध के अंदर पाई जाती है और सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए उपयोगी होती है। तो ओलिगोसेकेराइड्स के ये काम है। नाउ पॉलीसेकेराइड्स, यानी अल्टीमेटली पॉलीसेकेराइड्स के काम क्या हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स में हम बात करें तो मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं कि ये स्टोरेज के रूप में भी काम में आती हैं और ये स्ट्रक्चर के रूप में भी काम में आती हैं। इनमें दोनों प्रकार के इनके फंक्शन हैं। अब जॉइंटली हम बात करें किसकी, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वो अभी मैंने बात की थी, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टार्च प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन जंतु और फंगस में पाए जाते हैं। और स्टार्च जो है सिंपल शुगर्स में परिवर्तित हो जाता है जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, जंतु में, जैसे यकृत और उसके पेशी ऊतक की कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन किए रखता है। और जब ब्लड में इसका स्तर कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, ये सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा भी है इनको। और इसी प्रकार से काइटिन जो है वो फंगल सेल वॉल में काम में आता है। और इसी के अलावा क्रिस्टेनियन समूह में फंगस और जो इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन है वहाँ पे काइटिन पाया जाता है। इसी प्रकार से ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन एनिमल्स की स्किन और कनेक्टिव टिश्यू में मेन कंपोनेंट होता है। इसी प्रकार से हाइल्यूरोनिक एसिड जो है कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और इनके अंदर काम में आता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, वो किससे बनी होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, जिसमें जैसे IgM है, IgA, IgE, IgG मुख्य रूप से होती हैं, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती हैं। अनेक जो पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में O एंटीजन पाया जाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड से ही बना हुआ होता है। O एंटीजन पॉलीसेकेराइड्स के कारण से ही बना हुआ होता है। और बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है, उसमें भी ग्लाइकेन नाम से ही आप देख सकते हो एक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार से एनिमल सेल वॉल के अंदर जैसे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज और लिपिड जब मिल जाते हैं आपस में तो ग्लाइकोलिपिड बनता है, और जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर भी ये किसमें का उसको झिल्ली को बनाने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ ये इस तरह से इनकी उपयोगिता है। काइटिन जैसा कि इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे कार्बन मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस में बनने वाले प्रोडक्ट हैं, वो अलग अलग फॉर्म में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार से सेल वॉल के कंपोनेंट मेन रूप से हैं, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम भी इनका होता है, और प्रोटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंकाल प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं,
मेन हमारे फूड का, हमारे स्ट्रक्चर का कंपोनेंट होते हैं और सभी एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर ये मुख्य प्रोडक्ट के रूप में काम में आते हैं। तो आज हमने यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैरेक्टर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।